राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। और जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स स्टार्ट इट। महिरा के सामने दुआ, चित्रा, आयशा, राखी, पायल सभी दोनों कान पकड़े खड़ी थी और उससे माफ़ी मांग रही थी। पर महिरा सभी को घूर घूर कर देख रही थी। ये आइडिया किसका था मुझे परेशान करने का? महिरा सभी को अपनी तीखी नज़रों से देखते हुए बोली। सबने एक साथ दुआ और चित्रा की तरफ उंगली कर दी। सब दुआ और चित्रा ने तीनों को खुद को फंसाते देखा तो दुआ चिढ़कर बोली, नहीं महिरा, ये आइडिया हम सभी का था। उसका साथ देते हुए चित्रा ने कहा, हाँ यार, पहले तो सबने कहा था कि चलो करते हैं तुम्हें परेशान, और अब देखो कैसे पीछे हट रही है हमें फंसाकर। अभी चित्रा बोल ही रही थी कि तभी आयशा उसे बीच में रोकते हुए बोली, नहीं महिरा, ये इन दोनों का ही आइडिया था, चाहो तो राखी और पायल से पूछ लो। आयशा की बात सुनकर महिरा ने पायल और राखी की तरफ देखा तो उन दोनों ने भी हाँ में सर हिला दिया। तभी पांचों एक दूसरे को एलिगेशन लगाते हुए लड़ने लगी। महिरा ने उन्हें देखकर अपनी आंखें बंद करते हुए जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुनकर सभी चुप हो गई। महिरा ने सबको देखा और ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ तुम सभी के पास सिर्फ 2 घंटे हैं, जल्दी से रेडी होकर आओ, मुझे तैयार करो। उसकी बात सुनकर सभी चली गई और फटाफट तैयार होने के बाद सभी ने मिलकर महिरा को सजाया। महिरा सच में बहुत खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। उसे देखकर कोई भी कहता वो किसी कैसल की प्रिंसेस है। जब महिरा को सबने अच्छे से तैयार कर दिया, उसे देखकर वो सब भी उसे आंखें फाड़े देख रही थी। तभी वहाँ मीरा, मन्नत और चित्रा की माँ के साथ आई। शादी में सभी करीबी रिश्तेदार शामिल हो रहे थे। मीरा ने महिरा को बुला ली और उसकी नज़र उतारी। उसे ढेर सारी शुभकामनाएं देने के बाद उसने सभी को महिरा को पार्टी में ले जाने के लिए कहा, क्योंकि दुल्हन की दीदार के लिए सभी बेचैन से उसकी राह देख रहे थे। और सबसे ज़्यादा बेचैन था सिम्बा। वो अपनी महिरा के इंतज़ार में पलकें बिछाए बैठा था। उसकी नज़र एकटक रास्ते को घूम रही थी, पर महिरा का कुछ पता नहीं था। इधर महिरा के कहने पर वो दोनों महिरा को लेकर आ रही थी। तभी उन्हें रास्ते में शौर्य मिल गया। शौर्य को देखकर वो सभी रुक गई। शौर्य उनके पास गया और सभी से बोला, तुम सब जाओ, महिरा को मैं लेकर आता हूँ। दो और बाकी सभी ने शौर्य की बात पर सर हिला दिया और वो सभी चली गई। उनके जाने के बाद शौर्य महिरा के पास आया, उसे मध्यम हंसी हंसते हुए देखने लगा। बहुत प्यारी लग रही हो। शौर्य की बात पर महिरा मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। शौर्य ने भी उसे प्यार से अपनी भाव में छुपा लिया और उसके सर को सहलाते बोला, तुम खुश तो हो ना? महिरा ने शौर्य के गले लगे हुए ही हम कह दिया। शौर्य ने उससे अलग होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसके माथे को चूमकर बोला, चलो, तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। महिरा ने भी मुस्कुराते शौर्य के हाथ में अपना हाथ रख दिया। शौर्य महिरा का हाथ थामे सबके बीच उसे ले आया और उसे सिम्बा के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। दोनों की जोड़ी साथ में खूब चिच रही थी। राज, अभय, अनमय, विशाल सभी इस नए जोड़े को देख रहे थे। तुझे क्या लगता है, सिम्बा और शौर्य का रिश्ता आज के बाद कैसा होगा? अभय ने सिम्बा और महिरा को देखते हुए कहा। तो उसकी बात पर अनमय बोला, कैसा होगा? क्या आज के बाद शौर्य सिम्बा का साला बन जाएगा, जैसे शौर्य राज का साला है और तू मेरा है? अनमय की बात पर अभय उसे घूरने लगा तो वहीं विशाल हंस दिया। तभी राज बोला, साला भले ही हो वो मेरा, पर चलती तो उसी की है ना। इस बार भी उसी की चलेगी। भला उसके सामने अपनी चलाने की हिम्मत किसी और में कहाँ है? उसकी बात पर अनमय बोला, है ना, उसके सामने सिर्फ एक ही है जो अपनी चलाना जानती है। बोलते हुए उसने दुआ की तरफ इशारा किया तो उसे देखकर सभी मुस्कुरा दिए। रिंग एक्सचेंज करने के बाद का समय आ गया। तब सभी दोनों को घेर कर खड़े हो गए। दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे को रिंग पहनाई तो सब ने तालियां बजा दी। एंगेजमेंट के बाद सभी एक कॉर्नर में खड़ी बातें कर रही थी। सिम्बा निरंजन के पास खड़ा उससे बातें कर रहा था। तभी वहाँ शौर्य आया। शौर्य को देखते ही दोनों उसे देखकर धीरे से मुस्कुरा दिए। शौर्य ने निरंजन की तरफ देखकर कहा, अंकल, मुझे कुछ बात करनी है अकेले में। निरंजन ने उसकी बात पर सर हिला दिया और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद शौर्य ने सिम्बा के कंधे पर हाथ रखा और उसे देखते हुए ज़बरदस्ती की स्माइल
अपने होठों पर लाकर बोला, तुम्हें पता है ना तुम्हारी शादी किससे हो रही है? शौर की बातों पर सिम्बा ने सर हिलाया। शौर ने उसके कंधे पर थपथपाते कहा, गुड, और फिर अपनी बात का जारी रखते हुए कहा, आगे बोला, मुझे पता है तुम उसका बहुत ख्याल रखोगे, पर एक बात याद रखना, अगर उसे तुम्हारी वजह से कोई भी तकलीफ हुई या तुम्हारा वो दिन उसकी ज़िंदगी में आखिरी दिन होगा। शौर की बात पर सिम्बा उसे हैरानी से देख रहा था। शौर अपनी बात पूरी कर चला गया। उसके जाते महिरा उसके पास आई और मुस्कुराते उससे बोली, भाई क्या बात कर रहे थे आपसे? सिम्बा ने उसके सवाल पर महिरा को देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, धमकी दे रहे थे शादी से पहले डाइवोर्स करवाने की। क्या? महिरा चौंक कर बोली तो सिम्बा ने सर हिला दिया। वो कहावत तो आपने भी सुनी होगी, चट मंगनी और पट ब्याह। यहाँ भी ऐसे ही कुछ था। एंगेजमेंट के अगले दिन से ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, शादी का दिन नज़दीक आता जा रहा था। इसी बीच उन पांचों ने जो अपना ब्रांड लॉन्च करने का प्लान किया था, वो भी उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था, जिसके चीफ गेस्ट उन्होंने मीरा को बनाया था। एक तरफ तो सभी अपने क्वीन ब्रांड को प्रमोट कर रही थी, दूसरी तरफ वो महिरा की शादी की तैयारियां में भी जुटी हुई थी। फाइनली हल्दी, संगीत, मेहंदी के फंक्शन के बाद आज फाइनली शादी का दिन था और सभी तैयारियों में जुटे थे। मंडप को गार्डन में सजाया जा रहा था। जैसे फूल महिरा को पसंद थे, उसकी पसंद के ही फूलों से मंडप सज रहा था। शादी का मुहूर्त शाम का था। महिरा नहीं चाहती थी कि उसकी शादी में ज़्यादा भीड़ हो, इसलिए बहुत कम लोग ही उसकी शादी में बुलाए गए थे। इधर दुआ ड्रेसिंग के सामने खड़े तैयार हो रही थी। उसकी आंखों में सूनापन छाया था। उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेरा हुआ था। वो खुद से ही खोई हुई तैयार हो रही थी। तभी शौर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और वो भी दुआ और उसके अक्स को मिरर में देखने को रेडी होने लगा। वो अपने कफलिंग्स पहनते हुए दुआ को मिरर में देखते हुए बोला, ब्यूटीफुल। पर दुआ ने शौर की इस बात को कोई प्रतिक्रिया नहीं की। शौर ने उसको खुद में खोई देखकर हैरान हुआ। वो खुद में इतनी खोई हुई थी कि उसने शौर की आवाज़ भी नहीं सुनी। तभी शौर ने अपने कफलिंग्स पहनकर दुआ को कंधे से पकड़ अपनी तरफ घुमाया और तब जाकर दुआ अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। शौर ने उसके चांद से चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। बताओ क्या सोच रही थी? कौन सी बात तुम्हें इतना परेशान कर रही थी कि तुम मुझे भी भूल गई? शौर के बोलते ही दुआ झट से उसके गले लग गई और उसकी एक भां को कसकर पकड़ रोने लगी। दुआ का अचानक इस तरह रोना शौर को समझ नहीं आया। उसने घबराई हुई दुआ को संभाल कर उसे देखते हुए उसके आंसू पोंछकर बोला, क्या हुआ मुझे बताओ, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? शौर की भाएं तनी हुई थी और एक टक दुआ पर जमी थी। दुआ ने उसके पूछने पर ना में सर हिला दिया। शौर ने इस बार थोड़ी रूडली कहा, दुआ अगर तुम बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा तुम्हें क्या हुआ है? बोलने के अगले पल ही शौर का एहसास हुआ कि वो ज़्यादा ही हार्श हो गया। इसलिए उसने दुआ को फिर से अपने भाव में भर लिया और उसे लेकर बेड तक आया। उसे बेड पर बैठाकर उसे पानी का गिलास दिया। दुआ ने पानी का गिलास पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसके कांपते हाथों को देखकर शौर ने खुद भी उसे पानी पिलाने लगा। दुआ पानी पीने के बाद जब थोड़ी नॉर्मल हुई तो शौर उसके सामने ही पंजों के बल नीचे बैठ गया और दुआ को झुककर ऊपर उठाते हुए उसकी लाल आंखों में देखते हुए प्यार से बोला, मुझे नहीं बताओगी? शौर की बात दुआ ने उसे देखते हुए अपने आंसू पोंछे और फिर से बह निकले थे। उसने अपने आंसू पोंछकर शौर को देखते हुए कहा, वो शौर जी, हमें आज सुबह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बहुत अजीब मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही हैं। ऐसा लग रहा है शायद कुछ बहुत बुरा होने वाला है। दुआ की बात पर शौर गहरी सांस लेते उसे समझाते बोला, दुआ कुछ बुरा नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। तुम ज़्यादा सोच रही हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। बोलते हुए शौर ने दुआ को अपनी भाव में भर लिया। दुआ ने भी उसे कसकर पकड़ा और रोते हुए मन ही मन खुद से बोली, काश शौर्य जी आप कह रहे हो वैसा ही हो। हमारी ये फीलिंग्स बस बेमतलब ही हो, पर कैसे बताएं आपको कि हमें कैसा लग रहा है। ना जाने क्यों आपसे दूर होने का डर लग रहा है। दुआ जैसे जैसे अपने मन की बात बोल रही थी, उसकी मुट्ठी शौर के कपड़ों पे कसती जा रही थी, जिसे शौर ने भी महसूस किया। उसने भी दुआ
को और कसकर अपनी भाव में भर लिया। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही खामोशी के साथ एक दूसरे को अपनी भाव में भरे बैठे रहे। तभी शौर्य ने दुआ की पीठ हिलाते हुए कहा, दुआ, आज महिरा की शादी है, अब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर आज महिरा की शादी नहीं होती तो शौर्य भी उसे दूर नहीं होता, वो वैसे ही दुआ को अपनी भाव में भरे बैठा रहता। शौर्य की बात पर दुआ ने उससे अलग होते हुए सिर हिला दिया। शौर्य ने उसके चेहरे को अपने हाथ में भर उसके माथे को चूम लिया और उठकर जाने लगी। तभी दुआ ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। शौर्य ने उसे पलट कर देखा तो वो उसे देखते हुए उठकर सामने खड़ी हो गई और अपने पंजों के बल खड़े होते हुए सर उठाकर शौर्य के गले पर किस कर दिया। वो शौर्य के चेहरे को चूमने लगी, फिर उसके माथे को अपने माथे से जोड़कर मध्यम आवाज़ में बोली, आप हमें कभी भूलेंगे तो नहीं ना? तुम मेरी जान हो, मेरी धड़कन हो। अब बताओ भला, कोई अपनी धड़कन को भूल सकता है? शौर्य की बात पर दुआ धीरे से मुस्कुराई और उसकी आंखों में देखते हुए अपने होठ पर रख दिए। वो शौर्य को किस कर रही थी। शौर्य भी उसकी किस में उसका पूरा साथ दे रहा था। और पंडित जी के बुलाने पर सब महिरा को मंडप में लेकर आ गए। महिरा दुल्हन के ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। महिरा और सिम्बा को एक साथ मंडप में ले जाया गया। वरमाला होने के बाद शादी की एक एक कर सारी रस्में हुई। महिरा का हाथ शौर्य के हाथ में देते हुए शौर्य ने एक पिता का फर्ज बड़े भाई बनकर पूरा किया। महिरा का हाथ शौर्य नहीं आएगा। सिम्बा के हाथ में देते हुए शौर्य ने एक पिता का फर्ज पूरा किया और कन्यादान की रस्म कर वो मंडप से निकलकर कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया और शादी होते हुए देखने लगा। तभी उसके अगल बगल राज, अभय, अनमय, विशाल चारों आकर खड़े हो गए और राज ने महिरा और सिम्बा को फेरे लेते देखकर कहा, यू आर राइट, समथिंग रॉन्ग। शौर्य ने भी महिरा और सिम्बा को ऊपर फूल बरसाते हुए कहा, जाओ उन्हें ढूंढो, इस शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसकी बात मानकर चारों इस शादी के बीच से गायब हो गए और सभी जगह को अच्छे से तलाशने लगे। शौर्य जब दुआ के साथ रूम में बाहर आ रहा था तब दुआ की कई बातें उसके दिमाग में चल रही थी। वो उसी के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ ही जा रहा था। तभी उसकी नज़र काम कर रहे एक सर्वेंट पर गई जो बहुत देर से एक ही जगह पर खड़ा डेकोरेशन कर रहा था। शौर्य को याद था उसने उस सर्वेंट को रूम में जाने से पहले भी वहीं खड़े देखा था और अभी भी वो वहीं खड़ा था। ये देखकर उसकी भौं तन गई, उसे कुछ अजीब लगा। उसकी नज़रें अभी सर्वेंट को देखा जो एक दूसरे को आंखों से ही कोऑर्डिनेट कर रहे थे, पर शौर्य की नज़र पड़ते ही वो सभी अपने काम में लग गए। वो सभी सर्वेंट शादी के काम करने के लिए एक एजेंसी से हायर हुए थे। उनमें से एक भी सर्वेंट उसका अपना सर्वेंट नहीं था जो पैलेस में हमेशा से काम करते आ रहे थे। तभी शौर्य ने राज, अभय, अनमय, विशाल से पता करने के लिए कहा। ये तीनों उनके लिए काम में लग गए और जब तक उन्हें सबको ढूंढकर एक जगह इकट्ठा किया तब तक शादी हो गई थी। शौर्य राज के बुलाने पर उनके पास चला गया। शौर्य सोफे पर उन सभी के सामने दोनों हाथ फैलाकर पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाए राज की तरफ देख रहा था। कोई ऐसा वैसा राजा नहीं, वो एक शैतानों का राजा लग रहा था। उसने सामने सभी हायर किए सर्वेंट्स अपने घुटनों के बल झुके बैठे थे। शौर्य अपनी शैतानी नज़रों से उसे घूर रहा था। किसने भेजा है तुम सबको? एक शैतानी आवाज़ उन सबके कानों में पड़ी। वो उसके सुनकर डरते हुए होठों से निकला हुआ कुछ नहीं, क्योंकि मौत का खौफ उन्हें भी सता रहा था और बताने का और न बताने पर उनकी मौत जानी ही थी। बता देते तो वो उन्हें मार डालता जिससे उन्हें शौर्य के पास भेजा था, और ना बताते पर शौर्य उन्हें मार देता। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अपने सवालों का जवाब न मिलने देखकर शौर्य का गुस्सा और बढ़ गया और उसने अभय की तरफ देखा तो अभय उसका इशारा समझते हुए उनके उन सर्वेंट में से एक का हाथ पकड़ उसे हाथ पर गहरा कट लगा दी। उसके हाथ से खून बहने लगा और वो रोने लगा। बाकी सब हैरानी से देख रहे थे। सब अभी भी किसी ने कुछ नहीं बोला था, इसलिए अभय और विशाल दोनों ने उन सभी के हाथ पर कट लगा दिया। अब सभी के हाथों से खून बहने लगा। तभी शौर्य ने कहा, सिर्फ 1 मिनट है, मगर वो अपना मुंह नहीं खोला। तुम लोगों ने तो सीधा ऊपर जाओगे। शौर्य के ये बोलते एक आदमी जो उन सभी में लीड कर रहा था उसने कहा, सर हमें नहीं पता वो कौन था। उसने हमें मारने की धमकी दी थी, इसलिए हम उसका काम करने के लिए रेडी हो गए।
वो अभी बोल ही रहा था कि तभी राज ने कहा, कौन सा काम? सर, वो उसने हमें छोटे छोटे कुछ बॉक्स जैसी चीज़ें दी और उसे डेकोरेशन के अंदर छुपाने के लिए कहा था। उसकी बात सुनकर सभी की भौहें तन गई और अनमे उसे कॉलर को पकड़ते बोला, कहाँ कहाँ छुपाया तुमने उसे? अनमे की आंखों में गुस्सा भरा था। उसने उस कॉलर को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। उस आदमी ने शोर के पीछे वाली वॉल पर जहाँ फूल का एक बंच बना था उसकी तरफ इशारा किया। विशाल जल्दी से जाकर उस बंच को ढूंढने लगा। उसे वो मिल गया, पर उसे देखते ही विशाल की आंखें बड़ी हो गई और उसे शॉकिंग एक्सप्रेशन से शोर की तरफ देखते कहा, इट्स बॉम्ब शौर्य। उसने इतना कहा ही कि सब चौंक गए। शौर्य भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अनमे ने उसके मुंह पर घूंसा मारते बोला, बताओ और किस जगह तूने ये लगाए हैं? उसके पूछने पर उस आदमी ने कहा, 4 पैलेस के अंदर हैं और 4 बाहर गार्डन में और 2 मंडप में। मंडप में मोम लगाई। ये सुनते वो सभी हैरान रह गए क्योंकि मंडप में अभी सभी मौजूद थे। शौर्य बाहर जाते बोला, अबे कम विद मी, और शौर्य के साथ उसके पीछे चला गया। विशाल उसकी बात बताई हुई जगह पर जाकर बॉम्ब ढूंढने लगा और राज ने उस आदमी को खुद पकड़ते हुए अनमे से बोला, मैं हूँ इसके पास, तू जाकर बॉम्ब डिफ्यूज़ कर। अनमे उसकी बात पर सिर हिलाकर चला गया। अनमे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हुआ अच्छे से जानता था, इसलिए शौर्य अक्सर के किसी भी इंफॉर्मेशन निकालना, किसी को ढूंढने का काम उसी को देता था। अनमे को अपने टेक्नोलॉजी काम के बाद बॉम्ब के बारे में भी अच्छे से नॉलेज थी। शौर्य हर तरफ से वेपन बनाता था और उन्हें अलग अलग कंट्री में सप्लाई करता था, इसलिए उसे वेपन की अच्छी नॉलेज थी और उसने इस बिज़नेस को अभय को हैंड ओवर किया हुआ था। शौर्य के साथ साथ अभय भी वेपन के बारे में बहुत जानता था। हालांकि वो वेपन में हमेशा न्यू मॉडल्स और डिफरेंट टाइप की गन ही डेवलप करते थे। उन्होंने कभी बॉम्ब नहीं बनाया, पर उन्हें बॉम्ब का भी अच्छी नॉलेज थी। अभय और अनमय हर तरफ बॉम्ब के बारे में जानते थे और उन्हें डिफ्यूज़ करना भी उन्हें आता था। वो सालों ने इस काम को कर रहे थे, सालों से, इसलिए वो इस काम में माहिर हो गए थे। विशाल बॉम्ब ढूंढ रहा था और मैं उन्हें अपने फ़ोन से एक एप्लीकेशन खोली हुई थी जिसके जरिए वो बॉम्ब की डिटेल्स निकाल कर उसे फॉलो करते हुए डिफ्यूज़ करने में लगा था। शौर्य और अभय जब मंडप में आए तो देखा सभी अभी मंडप के अंदर ही थे। महिरा और सिम्बा भी बड़ों के पैर छू रहे थे। शौर्य ने मंडप में जाते तेज आवाज़ में कहा, एवरीवन आउट। सब उसकी इतनी तेज आवाज़ सुनकर चौंक गए और उसे देखने लगे। तभी अभय ने कहा, आप सब मंडप से बाहर निकलिए जल्दी। अभय की बात सुनकर वो सब हरकत में आए बाहर जाने लगे। सिम्बा भी सभी को लेकर बाहर निकल गया। उसे जल्दी कुछ तो समझ नहीं आया, पर उसे इतना समझ आ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। शौर्य और अभय दोनों ही बॉम्ब ढूंढ रहे थे उसे डिफ्यूज़ करने के लिए। दोनों ने ही मंडप में लगे बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर दिया। इधर अनमे और विशाल ने दोनों ने मिलकर चारों बॉम्ब को ढूंढकर उन्हें भी डिफ्यूज़ कर दिया और वापस हॉल में आ गए। राज ने 2-3 पंच उन्हें मुंह पर मारते हुए कहा, बताओ पैलेस के अंदर कहाँ बॉम्ब तो नहीं लगा? उन आदमियों ने नाम में सर हिला दिया। तभी अनमे ने उनकी बातों को क्रॉस चेक करते हुए कहा, उसने फ़ोन में एक दूसरी एप्लीकेशन खोली जिसमें के थ्रू वो कोई बॉम्ब है या नहीं पैलेस में लगा है ये पता करने लगे। ऐसी एप्लीकेशन से एक रेडियस निकलती थी जिसके जरिए 1 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई और भी बॉम्ब लगा होता तो वो एप्लीकेशन रेड सिग्नल देता था और बॉम्ब के ना होने पर ग्रीन सिग्नल। अभी वो एप्लीकेशन ग्रीन सिग्नल दे रही थी जिसका मतलब था कि वहाँ अब कोई बॉम्ब नहीं था। शौर्य विशाल दोनों गार्डन में बॉम्ब ढूंढकर डिफ्यूज़ कर रहे थे। तभी गार्डन में लगा एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। उसके ब्लास्ट होते तेज धमाका हुआ और सभी और डर गए। आवाज़ सुनकर राज, अनमय, विशाल तीनों ही बाहर आए। ये अच्छा था कि इस बॉम्ब में कोई इंजर्ड नहीं हुआ। शौर्य ने सभी को अंदर ले जाने का इशारा किया और अनमय और विशाल वो दोनों भी बॉम्ब ढूंढने लगे। इधर राज और सिम्बा दोनों मिलकर सभी को अंदर ले जाने लगे। सबके एक साथ मिलकर बॉम्ब ढूंढने में उन्होंने सारे बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर दिया। वो अभी वही अपनी जगह खड़े सांस ले रहे थे कि तभी मैंशन के मेन गेट को तोड़ते हुए एक गाड़ी अंदर घुसी चली आ रही थी। उस गाड़ी को देखकर सभी उसे एकटक देख रहे रहे। इतना तो वह समझ गए थे कि उस गाड़ी में वही इंसान था जो आज के हादसे के पीछे था।
वो कार शौर से कुछ दूर आकर रुकी और उसमें से एक मास्क मैन निकला। उसकी केवल आंखें ही दिख रही थी। वो रॉनी तो नहीं था, तो फिर वो था कौन? सभी उसे देखते हुए सोच रहे थे। सभी रॉनी की आंखों को पहचानते थे। तभी उस मास्कमैन ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। उसका चेहरा सबके बिल्कुल अनजान था। वो शौर्य को देखकर हंसने लगा और हंसते हुए बोला, तुझे मारने के बाद बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। उसकी बात पर अभय, जो कि शौर्य के बगल में खड़ा था, उसने कहा, हमारे घर में आकर हमें ही मारने की धमकी दे रहा है? आई लाइक योर ओवर कॉन्फिडेंस। बोलते हुए अभय भी मुस्कुरा दिया। उसकी बात पर उस आदमी ने कहा, तुझे इतना बेवकूफ़ लग रहा हूँ मैं? या अकेले चले आऊँगा और ओवर कॉन्फिडेंस दिखाऊंगा? बी मैच्योर गाइज। उसने अपनी बात पूरी कर एक गोली हवा में फायरिंग की और गोली की आवाज़ सुनकर वहाँ तुरंत सारे आदमी आ गए और सभी उन्हें घेर कर खड़े हो गए। हालांकि शौर्य के गार्ड्स ने भी उनके ऊपर गन तानी हुई थी, पर वो उनके आगे शौर्य के आदमी से ज़्यादा थे। न केवल उन लोगों ने शौर्य और बाकी सभी को घेरा हुआ था, बल्कि पैलेस को भी चारों तरफ से घेरा हुआ था। उस आदमी ने शौर्य की तरफ देखते हुए कहा, बॉम्ब से तूने सबको बचा लिया, मुझसे कैसे बचाएगा? बोलते हुए वह शौर्य के पास जाने लगा। उसने कुछ दूरी पर खड़े होकर शौर्य से बोला, जी तो चाहता है कि तुझे अभी मार दूं, पर नहीं, तुझे मारने से पहले तुझे वो दर्द दूंगा जो तूने मुझे दिया। तेरे किसी अपने को मारकर तुझे भी तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ मैं, जैसे मैं उस दिन तड़प रहा था। अपनी बात पूरी कर उसने पूरे गार्डन में देखा और उसे शौर्य और उसके दोस्तों के अलावा कोई नहीं दिखा। ओह, तो तुमने सबको छिपा दिया? फिर तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा तुझे मारने के अलावा। बोलते उसने शौर्य के ऊपर गन पॉइंट कर दी। शौर्य उसे एकटक घूर रहा था। तभी उसने शौर्य को देखते हुए गोली चला दी। ये देखकर सभी शॉक रह गए। शौर्य बिना भाव से उसे देख रहा था। जब शौर्य ने अपने शरीर में कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने उसकी गन की दिशा में देखा। दूर से दिखने पर ऐसे लग रहा था उसने गन शौर्य के ऊपर तानी थी, पर उसके निशाने पर शौर्य नहीं था। उसके पीछे उसे कुछ दूरी पर खड़ा शख्स था। शौर्य ने जल्दी से पलट कर देखा तो उसके पीछे दुआ थी और गोली भी उसे ही लगी थी। दुआ का राइट शोल्डर गोली में जख्मी हो गया था। क्या शौर्य दुआ को बचा पाएगा? राज सभी को लेकर अंदर चला गया, लेकिन दुआ को शौर्य की चिंता हो रही थी। उसका मन जो सुबह से बेचैन था, उसकी बेचैनी और घबराहट का रीज़न उसे अब पता चल रहा था। अब उसे समझ में आ रहा था उसे एक फीलिंग क्यों हो रही थी। वो शौर्य के लिए परेशान हो रही थी। राज सिम्बा और निरंजन के भरोसे सभी को अंदर छोड़कर बाहर आ गया था। सिम्बा ने सभी पर नज़र बनाए रखी थी, पर मीरा को रोते देखकर वो मीरा को कंसोल करने लगा। सभी का ध्यान मीरा की तरफ था। ये देखकर दुआ बाहर आ गई और लोगों की भीड़ में शौर्य को ढूंढने लगी। जैसे जी उसकी नज़रों ने शौर्य को ढूंढा कि वो सही सलामत देखकर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई और उसके दिल को सुकून मिला। पर अगले ही पल उसका सुकून डर में बदल गया और उसके होठों की हंसी भी गायब हो गई। शौर्य ने कुछ देर पहले दूर पर ही खड़ा आदमी शौर्य के ऊपर घन ताने खड़ा था। यह देखकर दुआ उसके पास जाने लगी। वो शौर्य के पास भागते हुए आ रही थी। तभी उस आदमी को शौर्य के पीछे से आ रही दुआ को उसकी तरफ आते देखा। वो दुआ को देखते ही पहचान गया, ये शौर्य की वाइफ है। वो दुआ को देख हौले से मुस्कुराते हुए मन ही मन खुद से बोला, तुम्हारी करीबी खुद मेरे सामने चलकर आ रहा है शौर्य, और उसे मारकर तुझे भी वही दर्द दूंगा जो तूने मुझे दिया है। इतना बोलकर उसने दुआ पर गोली चला दी। सबको ऐसा लगा था गोली शौर्य पर चली थी, पर नहीं, गोली दुआ पर चली थी। उस गोली का निशाना दुआ थी। शौर्य ने गोली को अपने शरीर में ना महसूस करते ही पीछे देखा। उसके पीछे दुआ खड़ी थी और गोली उसके दाहिने कंधे पर थोड़ा नीचे की तरफ लगी थी। उसके जख्म से खून निकल रहा था। वो स्तब्ध खड़ी थी। धीरे धीरे उसका शरीर भारी हो रहा था और वो शौर्य को देखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर रही थी। शौर्य दुआ को गोली लगते देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हों। बाकी सब तो दुआ को गले लगाते देख हैरान थे, दुआ को गोली लगते देख हैरान थे। शौर्य तुरंत ही दुआ की तरफ भागा।
पर उसके दुआ तक पहुंचने से पहले ही उस आदमी ने फिर से एक और गोली दुआ के ऊपर चला दी और इस बार गोली दुआ के पेट पर लगी। यह देखकर शौर्य और हैरान हो गया और गुस्से से भर गया। गोली लगते ही दुआ का शरीर ढल सा गया और वो नीचे गिरने लगी। इससे पहले वो नीचे गिरती, शौर्य ने उसे जल्दी से पकड़ लिया। दुआ उसकी बाहों में गिर गई। इधर राज, अन्वय, अभय, विशाल चारों ही गुस्से में भर गए और अपने सभी आदमियों के साथ मिलकर उसके आदमियों से लड़ने लगे। हर तरफ सिर्फ गोलियां चलने की आवाज़ आ रही थी और दुआ के गालों पर थपथपाते हुए उसे जगाने के लिए बोल रहा था, पर दुआ की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसों का तार टूट रहा हो। शौर्य के चेहरे पे पहली बार घबराहट और दर्द का झलक दिख रही थी। दुआ उसकी ज़िंदगी थी और किसी ने उसकी ज़िंदगी उसके छीनने की कोशिश की थी। शौर्य ने दुआ को अपनी बाहों में उठाया, उसे गाड़ी के पास ले जाते हुए बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दुआ, मेरी बात सुन रही हो ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा। बोलते हुए शौर्य दुआ को अपनी कार के पास ले जा रहा था। आई एम सॉरी, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, रोना आ रहा है क्योंकि मैं ये पूरा एपिसोड पढ़ चुकी हूँ और रियली में दोनों आज उसे जाते देखकर राज और विशाल उसे कवर देने लगे। शौर्य ने दुआ को कार में रखा और खुद दूसरी तरफ से बैठने को हुआ तो उसके सामने वही आदमी आकर खड़ा हो गया और उसे देख हंसने लगा। शौर्य को उसे हंसी इतनी नफरत हो रही थी कि वो उसे बहुत बुरी मौत देना चाहता था, पर उसके पास इतना समय नहीं था। शौर्य को रोकने के लिए वो आगे बढ़ा, तभी शौर्य ने उसकी गर्दन पर अपने हाथ से दबोचा और दूसरे हाथ से पंच मारकर पूरे फोर्स के साथ वो उसके मुंह पर मारे जा रहा था। शौर्य ने उसे इतना मारा कि उसका मुंह खून से लथपथ हो गया। इतना मार खाने के बाद भी अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो अब तक मर जाता, पर वो आदमी अभी भी शौर्य को देखकर हंस रहा था। तभी शौर्य दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़ उसे अपने करीब कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बेहद गुस्से और नफरत से बोला, कौन है तू? क्यों मारना चाहता है उसे? मैं उसे नहीं, तुझे मारना चाहता हूँ और उससे भी पहले तुझे ढेर सारा दर्द देना चाहता हूँ। तू उस दर्द में तड़पे जैसे मैं तड़पा था। आज तो कुछ भी कर ले, अपनी बीवी को नहीं बचा पाएगा। उसे ऊपर भेजने के सारे इंतजाम कर दिए हैं मैंने। अपनी बात पूरी कर वो फिर से हंसने लगा। शौर्य ने उसके मुंह पर फिर से घूसा मारा, उसे राज की तरफ धक्का देकर बोला, इसे जिंदा रखो, इसे सजा मैं दूंगा। इतना बोलकर वो गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर चला गया। दुआ की हल्की बंद होती आंखों को देखकर शौर्य से बात करते हुए उसे जगाए रखने की कोशिश कर रहा था। उसका एक हाथ स्टीयरिंग को संभाले हुए था और दूसरा हाथ दुआ के गाल के नीचे उसके सर को सहलाए दिए था। तुम्हें कुछ नहीं होगा दुआ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बोलते हुए शौर्य बार बार दुआ को ही देख रहा था। तभी किसी ने हॉर्न दिया और शौर्य ने सामने देखा, एक गाड़ी उसके सामने थी। शौर्य ने मुड़ते हुए ब्रेक लगाना चाहा तो ब्रेक लगा नहीं। उसे समझ आ गया गाड़ी के ब्रेक फेल है। टर्न लेने से गाड़ी मेन रोड से उतरकर जंगल के कच्चे रास्ते पर आ गई। शौर्य बार बार ब्रेक लगा रहा था, पर ब्रेक फेल होने की वजह से ब्रेक लगा नहीं। जंगली झाड़ियों से होते हुए शौर्य की गाड़ी खुले मैदान में आ गई। इधर वो सभी इसके आदमियों से लड़ रहे थे। मीरा को समझाकर सिम्बा भी बाहर आ गया। बाहर आते गार्डन का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गया और वो भी सबका साथ देते हुए लोगों से लड़ने लगा। उसके बिक्की ये लड़ाई करीब आधे घंटे तक चलती रही। उनके बीच की ये लड़ाई करीब आधे घंटे तक चलती रही और अंत में सबने मिलकर उसके सारे आदमी को मार दिया। वो सभी खड़े अभी खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहे थे और गहरी सांस ले रहे थे कि तभी अभय की नज़र उस पर पड़ी जिसने दुआ पर गोली चलाई थी। अभय ने उसके पास आकर उसे कॉलर से पकड़ा और उसे मारते हुए पूछा, बता तू कौन है, क्योंकि तूने ये सब किया, क्यों मारना चाहता था शौर्य को? अभय के पूछने पर वह कुछ नहीं बोला और अभय से मार खाने के बाद भी वह पागलों की तरह हंसने लगा। अभय ने उसे छोड़ा तो वह धड़ाम से नीचे गिर गया। वो अपने चारों हाथ पैर फैलाए नीचे पड़ा हंस रहा था और सभी उसकी इस पागलपन हरकत पर उसे देख रहे थे। जब वो हंस कर थक गया तब उसने पांचों को देखते हुए कहा,
तैयारी करो, अर्थी सजाओ अपने दोस्त की, क्योंकि आज उसका और उसकी बीवी का मरना तय है। इतना बोलकर फिर हंसने लगा। तो वहीं उसकी बात सुनकर वो सभी हैरान रहे। राज आया और उसे उठाते हुए उसके सर पर गन रखते हुए बोला, बता तू क्या करने वाला है उसके साथ। राज की बात पर फिर से बोला, मुझे जो करना था वो तो मैं यहाँ आने से पहले ही कर चुका हूँ, और इस बार वो नहीं बचेगा। जो कोई नहीं कर पाया आज तक वो मैंने कर दिया। मैंने एसएसआर और उसकी बीवी के साथ मार दिया। वो बोल ही रहा था कि तभी राज उसे मारने लगा। राज उसे बहुत बेरहमी से मार रहा था। तभी सबने उसे पकड़ उसे समझाते उसे रोकते हुए कहा, राज ये क्या कर रहे हो तुम, पागल मत बन, इसकी तरह कंट्रोल योर सेल्फ। तभी अनमेघ ने भी समझाते हुए कहा, अगर ये मर गया तो हमें पता नहीं चलेगा इसने शौर के साथ क्या किया है। बस कुछ देर और इसके बाद उसकी मौत की खबर आएगी। वो बोलते हुए हंसने लगा। आज की ब्रेकिंग न्यूज़, द एसएसआर बिजनेस वर्ल्ड के बादशाह का कार की ब्रेक फेल हो जाने से वो कार दुर्घटना में मारे गए। बोलते हुए वो फिर से हंसने लगा। उसकी बातों को सभी ध्यान से सुन रहे थे और उन्हें समझते देर नहीं लगी। इस आदमी ने शौर की कार के ब्रेक फेल कर दिए हैं। वो चारों ही फटाफट अपनी कार में बैठे और शौर की लोकेशन को ट्रेस करने लगे। सिम्बा ने उसे ले जाकर एक रूम में बंद कर दिया। गार्डन में पड़ी लाशों का साफ करवाने लगा। उसके आदमी अभी गार्डन को साफ कर ही रहे थे कि तभी मीरा बाहर आ गई। उसके पीछे पीछे वो सभी बाहर आ गए। किसी को वहाँ ना देखकर मीरा सिम्बा से बोली, बेटा सब कहाँ गए, मेरा शौर्य कहाँ है। सिम्बा जो समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे, उसे खुद कुछ पता नहीं था। वो अभी सोच ही रहा था कि तभी बन्नत ने पास दुआ को ना देखकर हैरानी और परेशानी के भाव से बोला, दुआ दुआ कहाँ है, वो यहाँ दिख क्यों नहीं रही है। उसकी बात पर सभी दुआ को आसपास देखने लगे, पर दुआ किसी को नहीं मिली। इधर अनमय शौर्य की लोकेशन ट्रेस कर रहा था और विशाल ड्राइव कर रहा था। उसे झटका तब लगा उसे शौर्य की लोकेशन जंगल में मिली। अनमय ने जब ये बात सबको बताई तो सब भी भौचक्के रह गए। तभी राज ने विशाल से कहा, ड्राइव फास्ट। विशाल ने भी उसकी फॉलो की और उसने गियर चेंज किए और तेज़ चलाने लगा। इधर शौर्य की कार जंगल से निकलकर मैदान में आ गई थी। हालांकि वह अभी बहुत दूर था, पर सामने देखकर वो जान गया कि आगे रास्ता नहीं है, आगे गहरी खाई है। सामने खाई को देखकर उसने टर्न लेना चाहा तो स्टीयरिंग ने काम करना बंद कर दिया, जो इस बात का सबूत था कि अब स्टीयरिंग भी फेल हो गया था। ये देखकर शौर्य का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने अपने बगल बैठी दुआ को देखा, जिसकी आंखें अब बंद हो चुकी थी। उसने दुआ के हाथ में अपना हाथ से दिया और उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। अगर हमारी ज़िंदगी यहीं तक थी तो यही सही, तुम्हारे बिना जीकर भी मैं क्या करूँगा। तुम अपनी आखिरी सांस तक भी मेरी रहोगी, मौत भी तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकती। दुआ अपनी बात पूरी करते हुए उसने दुआ को अपनी बाहों में भर लिया। उसने दुआ को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। दुआ ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोली। उसने खुद को शौर्य की भाव में पाया। उसने भी बची कुची ताकतें टिक कर शौर्य को हक कर लिया। दोनों के हाथों को अपने पीठ पर फील कर शौर्य धीरे से मुस्कुरा दिया और दुआ को अपनी भाव में भरे हुए बोला, प्रॉमिस मी, अगर हम जिंदा रहे तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। शौर्य की बात पर दुआ ने धीरे से कहा और तभी शौर्य की कार खाई में गिर गई। क्या यहीं तक थी शौर्य दुआ की कहानी? क्या यही था उसके प्यार का अंत? क्या किस्मत में दोनों का साथ यहीं तक लिखा था? सच में दोनों ने, शौर्य ने जब से अपनी ज़िंदगी संभाली तब से उसने सिर्फ दुख ही दुख देखे। खुशियाँ तो उसके नसीब में थी ही नहीं, और ऐसे ही लाइफ में आया और चला गया। सच में मैंने नेक्स्ट चैप्टर देखा था, लेकिन मुझे उसमें शौर्य और दुआ के जिंदा होने के कोई सबूत नहीं मिल रहे, बल्कि उनके ना होने के बहुत से आसार दिखे उस चैप्टर में। आई डोंट नो, सच में मैं इस पर क्या कहूँ।
सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। कल के एपिसोड का वेट करना। ये एपिसोड 2 बार में रिकॉर्ड किया इसलिए वॉइस ऑफ चेंज आ गया है, सो प्लीज़ इसको ज़रा एडजस्ट कर लेना। थैंक्स। राधे राधे।